नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर में। गार्नियर नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया है, देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने देखा है। टर्म और डिस्कवरी जो है वो पॉल्टर नामक वैज्ञानिक ने दी है। पॉल्टर ने ही टर्म दिया है और पॉल्टर ने ही डिस्कवरी की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो देखा गया है वो पोर्टर और क्लाउडी द्वारा देखा गया है। पोर्टर और क्लाउडी जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर की खोज की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका एक्सटेंशन होता है। इस तरह से ये एक्सटेंशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है, वहाँ से ये एक्सटेंशन होता है इसका। और ये जो नेटवर्क के रूप में पूरे सेल के अंदर फैला जाता है। नेटवर्क के रूप में पूरे सेल के भीतर फैला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। पूरे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल का रूप बना लेता है। रेटिकुलम मतलब जाल, एंडोप्लाज्मिक मतलब सेल के भीतर जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर में रेटिकुल जाल के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसीलिए इसको हम सेल का एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। और ये एक्सटेंशन नेटवर्क के रूप में जाल के रूप में फैला जाता है। आर जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इरगैस्ट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम इरगैस्ट्रोप्लाज्म भी है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब राइबोसोम के साथ स्टडी होती है, मतलब राइबोसोम के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इरगैस्ट्रोप्लाज्म। टाइप जो होते हैं आर के तीन होते हैं। इसमें सिस्टर्नी होती है, ट्यूबुल्स होते हैं और वेसाइकल्स होते हैं। सिस्टर्नी जो होती है वो अनब्रांच होती है, इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती है। 400 से लेकर 400 से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 88 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर और ब्रांच भी नहीं है, तो इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ऐसे ही ये न्यूक्लियस है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूबुल वाला भाग होता है, ट्यूबुल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम में लिखा हुआ है, ब्रांच होते हैं। वो 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। एसीआर इनसे मेडअप होता है, मतलब एसीआर जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं। मान लीजिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल के भीतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो ट्यूबुल्स होते हैं वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। सिस्टर्नी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए सिस्टर्नी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल तीसरा आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या वेसाइकल ये राउंडेड होते हैं, स्वेलेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि चित्र में दिख रहे हैं, केमिकल से भरे हुए होते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं गोल्जी एपिटस के फॉर्मिंग फेज की तरफ जाते हैं। कहाँ जाएंगे, ये गोल्जी एपिटस के फॉर्मिंग फेज की तरफ जाते हैं। फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज की तरफ मूव करते हैं और गोल्जी बॉडी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी प्रोटीन बनी है उसकी प्रोसेसिंग हो सके। तो इस प्रकार यार इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होना है कि एक तो गार्नियर जो है वो उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, पोर्टर ने नाम दिया, डिस्कवरी का श्रेय भी पोर्टर को जाता है। पोर्टर और क्लाउडी ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया
ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बताया है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरी सेल में बिखरा रहता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए इसको हम एंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्म का दूसरा नाम एगास्ट्रोप्लाज्म होता है, क्योंकि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम पाए जाते हैं तब उसे एगास्ट्रोप्लाज्म कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 टाइप्स हैं, ईआर सिस्टर्नी, ईआर ट्यूबुलस, ईआर वेसिकल्स। ईआर सिस्टर्नी ब्रांच होते हैं, 400 से 500 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाले होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्माण करते हैं और इनका 80 तरह का राइबोसोम पाया जाता है। ट्यूबुलस ब्रांच होते हैं, 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम वाले होते हैं। एसईआर का निर्माण करते हैं, इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। ईआर वेसिकल्स होते हैं, राउंडेड होते हैं, सोलिड स्ट्रक्चर होते हैं, फिल्ड विद केमिकल होते हैं, केमिकल में भरा हुआ होता है, और ये फॉर्मिंग गोल्जी बॉडी के फॉर्मिंग फेज की तरफ मूव करते हैं और उनसे आगे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब जो भी इसमें केमिकल भरा होता है, प्रोटीन भरी होती है, वो गोल्जी बॉडी के अंदर चली जाती है, और गोल्जी बॉडी की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे फॉर्मिंग फेज है, वहाँ की ये मेम्ब्रेन को, जो आउटर मेम्ब्रेन है गोल्जी बॉडी की, उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एसईआर जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में कन्वर्ट हो सकता है, और ईआर जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर होता है। इस कारण जिन स्थानों पर एसईआर आरईआर में कन्वर्ट होता है या आरईआर एसईआर में कन्वर्ट होता है, उन स्थानों को ट्रांजिशनल ईआर कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर एसईआर और आरईआर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, यानी कन्वर्ट होते रहते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल ईआर, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आरईआर जो होता है, आरईआर जो होता है वो बहुत अधिक स्टेबल होता है, अर्थात इसके गिने चुने 1 या 2 ही फंक्शन होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे फंक्शन ये कर नहीं सकता, इसलिए आरईआर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्या किसका निर्माण करता है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसका, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा होता है एसईआर। एसईआर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, इस कारण क्या है कि वो डायनेमिक कहलाता है। एसईआर कैसा होता है, डायनेमिक। ये एसईआर डायनेमिक होता है, डायनेमिक होने के कारण क्या है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब ये है कि एसईआर जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, लिपिड हार्मोन बनाता है, और लिपिड के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स भी बनाता है, तो कई सारे काम करता है, इसलिए ये डायनेमिक होता है, इसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसोफिलिक होता है। बेसोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ गेन करता है, बेसिक स्ट्रेन को ये गेन करता है, ले लेता है, बेसिक स्ट्रेन को लेता है, अर्थात ये बेस होता है, बेसोफिलिक होता है। बेसोफिलिक का मतलब ये होता है ये बेसिक है और बेसिक स्ट्रेन को ये ले लेता है। ठीक है, बेसोफिलिक का मतलब ये होता है। और जब हम देखते हैं क्या, जब हम ये देखते हैं कि जो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम और प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम में राइबोसोम पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम में क्या क्या चीज पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए पाया जाता है।
प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। आरएनए कैसा होता है? आरएनए कैसा होता है? निगेटिव। आरएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। आरएनए कैसा होता है? एसिडिक। आरएनए एसिडिक होता है। इस कारण क्या है? राइबोसोम एसिडिक होगा। आरएनए एसिडिक होता है, अर्थात राइबोसोम भी एसिडिक होता है। और राइबोसोम किससे लगा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे लगा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा होता है। तो एसिडिक जो चीज होती है वो किससे लगती है? बेसिक चीज से लगती है। तो ईआर कैसा होगा? बेसिक। और जो बेसिक होगा वो बेसिक स्ट्रेन ही ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं बेसिक। फिर से समझ लीजिए कि एस ई आर और आर ई आर आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, कन्वर्टेड होते रहते हैं। इस कारण जिस स्थान पर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं उसे हम ट्रांजिशनल ई आर कहते हैं। उस स्थान को ट्रांजिशनल ई आर कहते हैं। ऐसी आर ई आर जो होता है स्टेबल होता है, इसका एक या दो ही फंक्शन होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन ये नहीं करता। एस ई आर होते हैं कई सारे फंक्शन करता है, शो करता है, इसलिए ये क्या है? ये डायनेमिक होता है। आर ई आर बेसोफिलिक होता है, अर्थात ये बेसिक स्ट्रेन ग्रहण करता है। आर ई आर राइबोसोम और ई आर से मिलकर बना होता है। राइबोसोम आर एन ए प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और आर एन ए एसिडिक होता है। इसका मतलब राइबोसोम एसिडिक होता है। और एसिडिक जो राइबोसोम एसिडिक जो होता है वो बेसिक ई आर से जुड़ा रहता है राइबोफोरिन नामक प्रोटीन द्वारा। राइबोफोरिन नामक प्रोटीन होती है जिसके कारण ये आपस राइबोसोम ईआर से जुड़ा रहता है। राइबोफोरिन प्रोटीन। एक और बात कि राइबोसोम जो है ईआर से, जो ईआर है ईआर से जो जुड़ा होता है वो बड़ी यूनिट सब यूनिट से जुड़ा होता है। 60S, ये 40S। 60S बड़ी सब यूनिट होता है, इस बड़ी सब यूनिट द्वारा ईआर से ये जुड़ा रहता है। और जिस जगह पर जुड़ा होता है वो प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन प्रोटीन। तो राइबोसोम में 40S और 60S दो सब यूनिट होती है। बड़ी सब यूनिट जो होती है वो 60S होती है। 60S यूनिट ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ती है राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से। इसके बाद एस ई आर और आर ई आर में डिफरेंस देख लेंगे हम।